तो लास्ट क्लास में हम लोग का फीचर्स हो चुका था जॉइंट स्टॉक कंपनी का। आज वाले क्लास में हम लोग का क्या होने वाला है, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का एडवांटेजेस क्या है ये आज हम लोग समझने वाला है। लास्ट क्लास में ये समझा था जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, तो एक एसोसिएशन होता है। क्या होता है तुम्हारा, किसका एसोसिएशन होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में आता है, एक बिजनेस पे स्टार्ट करता है जिसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, फिर से परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसको क्या बोलता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब उसी जॉइंट स्टॉक कंपनी का आज हम लोग समझने वाला है क्या, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पहला जॉइंट स्टॉक कंपनी का एडवांटेज क्या है, लिमिटेड। देखो इसमें जो भी मालिक होता है ना उसका पर्सनल एसेट बिकता नहीं है, समझ में आया बात। इसमें जो भी मालिक होगा उसका पर्सनल एसेट बिकता नहीं है, ये तुम लोग को भी पता है। लास्ट क्लास फीचर्स में भी सब लोग बात किया था ना कि इसमें जो भी ओनर होगा, जो भी शेयर होल्डर्स होगा, उसका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। जितना वो शेयर कंट्रीब्यूट करता है उतना ही उसको पैसा देना पड़ता है। लायबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू पे। जब हमको किसी को पैसा देना होता है मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज है। क्या है, लायबिलिटीज है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी का लायबिलिटी जो क्या है, लिमिटेड होता है। क्या होता है, लिमिटेड। उसका मतलब कोई भी ओनर होता है या कोई भी पर्सन है या शेयर होल्डर है, उसका पर्सनल एसेट बिकता नहीं है। तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन ए कंपनी। मतलब जितना शेयर खरीदा है उतना ही लायबिलिटी देना होगा, अदरवाइज देने का नीड नहीं है। ये बात समझ में आया। फिर नेक्स्ट, इफ ए कंपनी फेसेस ए लॉस, अगर कंपनी क्या करता है, लॉस फेस करता है, तो द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी डू नॉट हैव सेल देयर पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर रीपेमेंट। अगर मान लो कंपनी को लॉस वगैरह होता है तो उस टाइम में जो भी शेयर होल्डर्स होगा उसका पर्सनल एसेट बेचने का जरूरी नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। समझना ये क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, समझना स्टेप बाय स्टेप। देखो, एज द शेयर्स ऑफ ए कंपनी आर ट्रांसफरेबल एंड कैन इजिली बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट। मतलब जो कंपनी होता है उसका शेयर इजिली खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है किसी दूसरे पर्सन को। इट ब्रिंग्स द लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। द शेयर होल्डर कैन एनी टाइम कन्वर्ट देयर शेयर इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। मतलब कि शेयर होल्डर जब चाहेगा पैसा को कैश में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ये तो पब्लिक कंपनी में बहुत बिंदास हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है। प्राइवेट कंपनी में फटाक से तुम शेयर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते, याद रखना। पब्लिक कंपनी में करता है, ठीक है। कैन यूज दैट टू बाय एंड टू बाय द शेयर्स ऑफ द अनदर कंपनी। मतलब इसमें यही बोला गया कि तुम बिंदास अपना शेयर को ट्रांसफर कर सकता है, याद रखना, शेयर को ट्रांसफर कर सकता है और तुम पैसा को कैश में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, परपेचुअल एक्सिस्टेंस। इसका मतलब बताया था ना लास्ट क्लास में भी समझाया था। क्या बताया था लास्ट क्लास में, अगर मान लो कि कंपनी स्टार्ट किया है, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं है, मेंबर आओ या जाओ कंपनी को उससे कोई भी मतलब नहीं है। ये लंबा समय तक क्या होता है, चलते जाता है। कंपनी रहता भी तो ठीक है, नहीं भी रहता तो ठीक है। कंपनी मतलब मेंबर्स रहो या ना रहो, कंपनी क्या होगा, चलते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, as the company forms of organization has a separate legal existence from the its member, it enjoy the perpetual successor. It means that the company can be formed by the law and can be end by the law throughout the process of winding up only। देखो एक कंपनी को लॉ के द्वारा ही बनाया जाता है। क्या सुना, एक कंपनी को कानून के द्वारा, लॉ मीन्स कानून के द्वारा बनाया जाता है और कानून के द्वारा ही उसे बंद किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नींद से उठा कंपनी बंद करने का मान्य कर लिया, ऐसा नहीं होगा, याद रखना, ऐसा नहीं होगा। कंपनी अगर स्टार्ट लॉ से हुआ है तो खत्म भी कैसे होगा, लॉ से, याद रखना, मेरा बात ध्यान में, ठीक है। क्या लिखा है, वाइंडिंग ऑफ डेट मींस डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इनकैपेसिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द कंपनी एक्सिस्टेंस। मतलब देखो एक कंपनी जो होता है वो कानून के द्वारा बनाया जाता है और कानून के द्वारा ही क्या होता है, एंड होता है उसका, मतलब ठीक है। अगर इसमें कोई पार्टनर, कोई शेयर होल्डर है, मर गया तो ऐसा बात नहीं कि बिजनेस या कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कोई शेयर होल्डर बनेगा या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा बिजनेस को क्या करेगा, चलाएगा। मतलब इसमें बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। जब तक कानून के द्वारा इसे बंद ना किया जाए बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। कोई मर जाओ या कोई पागल हो जाओ या इंसॉल्वेंसी, मतलब इंसॉल्वेंसी बताया ना, जब हम अपना लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पाते हम क्या होता है, इंसॉल्वेंट। क्या होता है, इंसॉल्वेंट। हम क्या होता है, इंसॉल्वेंट होता है जब अपना लायबिलिटी, जैसे कि मान लो कि
क्या भाई तुम्हारा नाम क्या है? अनुज। अनुज से 100 रुपया लिया, अनुज को पैसा देने नहीं सका, हमारे पास पैसा ही नहीं है, सब पैसा डूब गया, तो उस टाइम हम क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट कहलाएगा ना। तो उस टाइम में भी बिजनेस बंद नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? ग्रोथ एंड एक्सपांशन। देखो, एक कंपनी हैज मोर स्कोप फॉर एक्सपांशन एंड ग्रोथ बिकॉज इट a large financial resources and high profit rates. It means that the company has retained profit. It can easily use the amount for its great growth and expansion. देखो, कंपनी के पास पैसा बहुत होता नहीं होता है, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा शेयर इशू करके क्या उठाता है? पैसा उठाता है। तो कंपनी के पास पैसा बहुत होता है और कंपनी उससे प्रॉफिट भी जनरेट करता है। उस प्रॉफिट को कंपनी क्या करता है? अपना बिजनेस को बड़ा करने में यूज करता है। तो कंपनी का ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि कंपनी के पास फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? इफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इससे बहुत अच्छा होता ही नहीं होता है। अब कंपनी में देखो, बड़ा बड़ा कंपनी में एक्सपर्ट को हायर किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो उन लोग एक्सपर्ट को अगर हायर करेगा, स्पेसिफिक फील्ड में ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है, ये सेल्स का एक्सपर्ट है, ये मार्केटिंग का एक्सपर्ट है, तो इस तरीके से अगर एक्सपर्ट को हायर करेगा तो अपना अपना फील्ड में उन लोग एक्सपर्ट होता है। अगर एक्सपर्ट होगा तो रिसोर्सेज का वेस्टेज उन लोग बहुत कम करेगा और अच्छा से काम करेगा, नहीं करेगा, और कंपनी से बहुत फास्ट ग्रोथ होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता था क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? अपना मन से मैनेजमेंट करना है। ठीक है, और एक आदमी पूरा हर फील्ड में क्या एक्सपर्ट होता है क्या? एक आदमी हर फील्ड में एक्सपर्ट होगा? कभी भी नहीं होगा। होगा क्या भाई? है क्या तुम लोग? नहीं है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि एवरी बिजनेस रिक्वायर स्पेशलाइज्ड पीपल एंड एक्सपर्ट फॉर द बेटर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। हर बिजनेस को चाहिए होता है क्या? एक एक्सपर्ट पर्सन जो बिजनेस को अच्छा ग्रोथ दे, बिजनेस को अच्छा ऊंचाई पे लेके जाए। ठीक है, एज ए कंपनी हैज ह्यूज फंड इट्स disposable, it can be easily hire expert to perform the various business activities and can efficiently improve its working and performance। समझ में आया बात? तो देखो, बिजनेस के पास ऑलरेडी पता है, कंपनी के पास बहुत ज्यादा पैसा रहता है, उन लोग अच्छा अच्छा एम्प्लॉइज को हायर करेगा, एक्सपर्ट्स को हायर करेगा, उन लोग अच्छा से काम करेगा तो प्रॉफिट और दुगना तिगुना बढ़ता है। समझ में आया बात? नहीं है भाई? क्या हो तुम लोग? क्या कर रहा तुम लोग? लैला मजनू बना हुआ है, क्या कर रहे भाई तुम लोग? हाँ, पीछे में बैठ के बदमाशी सिविल होगा। क्या है तुम्हारा नेक्स्ट? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। क्या होता है इसमें? लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। देखो कैसे, एज ए कंपनी कैन इशू, पता है ना, कंपनी अपना शेयर बेच सकता है। शेयर क्या होता है? जब कंपनी का टोटल कैपिटल को छोटा छोटा टुकड़ा में करके मार्केट में लोगों को बेच दिया जाता है, उसको क्या बोलता है? शेयर। इससे कंपनी क्या होता है? पैसा उठाता है। तो कंपनी के पास कैपिटल का कोई कमी है क्या? बम्पर पैसा है भाई। क्या है? बम्पर पैसा। आज के दिन में बड़ा बड़ा कंपनी ऐसा करता है, नहीं करता है? तुम लोग भी अभी नया नया ट्रेडिंग का जोश लगा होगा किसी किसी को, हाँ, स्टार्ट हो ही गया। हाँ, देखो, एज ए कंपनी कैन इशू शेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, इट ग्रेव्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द लार्ज कैपिटल। क्या करता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करता है? पब्लिक में शेयर को क्या करता है? इशू करता है, पब्लिक शेयर को खरीदता है, इससे लार्ज कैपिटल उन लोगों के पास आता ही नहीं आता है। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या है? एडवांटेजेस है। क्या है भाई? नेक्स्ट क्या है? क्या नेक्स्ट? मालूम ही है, एक कोइन का दो टाइप, दो क्या था? दो पहलू होता है ना, हेड और टेल। अगर फायदा होगा तो उसका नुकसान भी होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो पहला नुकसान क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी इन, भाई सुबह उठा, सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है क्या? सुबह उठा ना, आज तो बिजनेस स्टार्ट कर, ऐसे स्टार्ट होगा क्या? जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वेरियस डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना होगा। डॉक्यूमेंट्स लगेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना होगा, वहां पे डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, कंपनी का सील बनाना होगा, कंपनी का लोगो, बहुत सारा ये नहीं है। तो डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत हाई होता है, इसलिए इसको बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स होता है। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी। ठीक है, इट रिक्वायर्स द कंप्लीशन ऑफ वेरियस फॉर्मेलिटीज एंड द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर एंड सबमिटेड। बोला ही हम, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है और सबमिट भी किया जाता है, तो ही ये कंपनी ऑन होगा, नहीं तो बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? लैक ऑफ, कंपनी में बात सीक्रेट रहता ही नहीं है। कंपनी में बात, क्योंकि एक कंपनी को ना अपना जो भी ग्रोथ होगा, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होगा, पब्लिश करना होता है। क्या होता है? अगर कंपनी पब्लिश नहीं करेगा तो दूसरा लोग क्या कंपनी का शेयर खरीदेगा? अभी तुम लोग किसी का कंपनी का शेयर खरीदना है तो उसका देखेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एसेट कितना है, बैलेंस शीट में एसेट कितना है, लायबिलिटीज कितना है, देख के खरीदेगा किसी भी कंपनी का शेयर। हाँ, तो कंपनी को अपना
बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है, रजिस्ट्रार को दिखाना होता है, तो बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है, दिखाना होता है, इसीलिए इसमें कोई सीक्रेसी उतना रहता नहीं है। बात समझ में नहीं है आया? किसी को दिक्कत है? सीक्रेसी बोल के उतना इसमें कुछ होता नहीं है। और तुम्हारा क्या लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 1956 एवरी कंपनी हैज टू शेयर वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट इट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। 1956 क्या बोलता है कि कोई भी कंपनी को अपना इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को दिखाना होता है, जो कंपनी को रजिस्टर करता है उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है, विच इज मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो, और जनरल पब्लिक को दिखाना पड़ता है। दिस कंपल्सन ऑफ द शेयरिंग इंफॉर्मेशन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू मेंटेन द सीक्रेसी अबाउट इट्स ऑपरेशन, इसलिए कंपनी में उतना सीक्रेट बात रहता नहीं है। इधर कोई दिक्कत है किसी को? देखो फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। क्या लिखा हुआ है? इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। सुनना, एज ए कंपनी इज मैनेज बाय द हायर प्रोफेशनल। कंपनी को मैनेज कौन करता है? हायर प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल को हायर करता है वही कंपनी को पूरा क्या करता है? मैनेज करता है। एंड द एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इट्स ओनर एंड द प्रोफेशनल गेट ए सैलरी इन रिटर्न। जो भी प्रोफेशनल को या एक्सपर्ट को हायर करता है उन लोग उसके रिटर्न में क्या लेगा? ऑब्वियसली बात है भाई, क्या लेगा? सैलरी लेगा, ठीक है। There is not direct relationship between the efforts and the reward of the business activities. In other words, if there is a increase in the profit of a company, it will not increase the salary of the. अगर मान लो एक्सपर्ट सब अच्छा सा काम करता है तो कंपनी का क्या हो गया? प्रॉफिट क्या हो गया? क्या कंपनी लोग का सैलरी भी बढ़ा देती है? उन लोगों के साथ इनजस्टिस होता ही नहीं होता है, हाँ? लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है, तो दम है तो बढ़ाओ, दम है तो बढ़ाओ, जितना सकते उतना बढ़ाओ। लेकिन इसमें ऐसा होगा क्या? इसमें अगर तुम प्रॉफिट बढ़ा भी दिया, जितना सैलरी मिलता है उतना ही होगा, इसलिए बोला गया इसको इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। क्योंकि लोग देखता है ना, ये हमको तो उतना काम का कोई मोटिवेशन मिलता ही नहीं, हमको उतना काम का रिवॉर्ड नहीं मिलता, लोग क्या होता है? डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्या होता है? लिखा है ना, विच रिजल्ट इन द लैक ऑफ मोटिवेशन एंड इंसेंटिव फॉर द इफिशिएंट परफॉर्मेंस। अगर मान लो कि जो काम कर रहा है तुम्हारे लिए, अगर उसको रेगुलर बेसिस में अगर तुम मोटिवेट करेगा और टाइम में उसका सैलरी बढ़ाता रहेगा, उसको काम करने में और मजा आएगा नहीं? मजा आएगा। लेकिन ऐसा कंपनी में बहुत कम ही देखा जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है? न्यूमरस रेगुलेशंस। क्या है? इसे बहुत कुछ फॉलो करके ही कंपनी को बनाया स्टार्ट किया जाता है। बहुत कंपनी का बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो, कंपनी को मतलब बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। लिखा ना, a company is to fulfill a number of formalities at a different stages of business। मतलब बिजनेस का डिफरेंट स्टेजेस में इन लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम अलग होता है, इन लोगों को फुलफिल करना ही पड़ता है, ठीक है। एंड इट इज फेल टू मीट एनी फॉर्मेलिटीज, इट इज ए बियर द पेनल्टी। अगर बिजनेस समय समय पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा तो गवर्नमेंट क्या बैठाएगा? पेनल्टी। क्या बैठाएगा? पेनल्टी। गवर्नमेंट क्या उससे और ज्यादा क्या लेगा? टैक्स लेगा, नहीं लेगा? इसलिए इसको बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट को दिखाओ, इसको दिखाओ, उसको दिखाओ, तो बहुत ज्यादा रेगुलेशंस फॉलो करना तो ये कंपनी का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है? क्या है? डिले इन डिसीजन। डिसीजन में बहुत क्या होता है? डिले होता है। अब मान लो कि कोई भी डिसीजन लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग बैठेगा, डायरेक्टर्स रहेगा, हाँ, सीईओ रहेगा, सब बात करेगा, फिर उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कभी सम टाइम कैसा होगा, अगर डिसीजन फास्ट लेना तो ले नहीं पाया, बाद में लेके कोई फायदा नहीं है। तो इसमें क्या होता है? डिसीजन बहुत क्या होता है? डिले होता है, क्योंकि इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बहुत क्या लेना पड़ता है? क्या लेना पड़ता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन भी सुनना होता है, उन लोग का सहमति भी चाहिए, तो ही तुम डिसीजन लेके पाएगा, अदरवाइज तुम डिसीजन ले नहीं पाएगा। इसमें डिसीजन मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। यहाँ देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट क्या है? ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? देखो, जो भी एक कंपनी होता है, कंपनी में क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करता है ना पूरा एंटायर कंपनी को। क्या कंपनी का हर मेंबर कंपनी को मैनेज करता है? क्या कंपनी को मैनेज करने का राइट किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जो शेयर होल्डर्स क्या करता है? चुनता है, डिसाइड करता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग का कंपनी का होने वाला है। तो उन लोग एंटायर मैनेजमेंट को देखता है, नहीं देखता है। सम टाइम ऐसा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना इंटरेस्ट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ज्यादा काम करता है और कंपनी का हित के लिए काम नहीं करता। मतलब कंपनी का बेनिफिट के लिए सोचता नहीं है, ज्यादातर किसके बेनिफिट के लिए सोचता है? अपना बेनिफिट के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो,
कंपनी हर कोई पर्सन चलाता नहीं है, कुछ फ्यू हैंड्स ही कंपनी को क्या करता है, चलाता है। इसको बोलते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंटायर कंपनी को क्या करता है, चलाता ही नहीं चलाता। तो सम टाइम ये देखा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना अपना इंटरेस्ट के लिए ज्यादा सोचता है, अपना प्रॉफिट ज्यादा सोचता है, और कंपनी का प्रॉफिट या बेनिफिट को सोचता ही नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। अब भाई सिंपल सा बात है, एक कंपनी उसमें बहुत सारा मेंबर्स होगा, बहुत सारा मेंबर्स का क्या माइंड एक जैसा होता है क्या? उसका मन अलग होगा, उसको ये करना उसको ये करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या हो सकता है, कंपनी का जो भी मेंबर्स होता है वो लोग आपस में मतभेद हो सकता है, नहीं हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, लिखा हुआ है वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज डिबेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशंस ऑफ कंपनी। एक कंपनी को चलाने के लिए भाई क्या क्या चाहिए, डिबेंचर होल्डर्स होता है, शेयर होल्डर्स होता है, डायरेक्टर्स होता है, एम्प्लॉइज होता है और मैनेजर्स होता है, जो एंटायर बिजनेस ऑपरेशन को क्या करता है, चलाता है। ठीक है, एंड एवरी ग्रुप सजेस्ट वन इंटरेस्ट, खुद हर ग्रुप का खुद का फायदा देखता ही नहीं देखता है कि वो अपना बारे में सोचेगा, वो अपना बारे में सोचेगा, वो अपना बारे में सोचेगा। इससे क्या होगा, सब अपना अपना बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा, तो कंपनी में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं होगा। कंपनी ज्यादा दिन टिक पाएगा क्या, नहीं टिक पाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात, ये था उसका डिसएडवांटेजेस। आप समझ में आया बात ना, नहीं आया, बोलो आया, जोर से बोलो हाँ, गुड। फिर नेक्स्ट ये अपना टाइप्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी का टाइप्स भी होता है। पहला कौन सा कंपनी है, कौन सा कंपनी है, देखो लिखा है, देखो ए कंपनी कैन बी आइदर ए प्राइवेट और ए पब्लिक, दिस टू टाइप्स ऑफ कंपनीज आर डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, पैराग्राफ। पहला कौन सा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। कौन सा कंपनी है, प्राइवेट। ए प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी विच ए प्राइवेट कंपनी हैज मेंशन अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। ए प्राइवेट कंपनी उसी कंपनी को बोला जाएगा जो रजिस्टर्ड होगा किसमें, सेक्शन 2 और सबसेक्शन कितना में, 68 में, तो ही प्राइवेट कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, अब द कंपनी से 2013, मतलब एक प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को बोला जाता है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में रजिस्टर्ड हो ऑफ द इंडियन कंपनी सेक्ट 2013 में। समझ में बात, इसमें मिनिमम कितना मेंबर होता है, एज ए मिनिमम कितना मेंबर्स, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितना मेंबर, प्राइवेट कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कितना मेंबर चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितना चाहिए, 200 मेंबर। हाउएवर दिस फिगर शैल बी एक्सक्लूड द एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉय। देखो ये 200 मेंबर्स में ना एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिगर शैल बी एक्सक्लूड एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉय हु आर आल्सो द शेयर होल्डर इन द कंपनी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इसमें रेस्ट्रिक्ट द राइट टू द मेंबर टू द ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखो इसमें बोला था ना प्राइवेट कंपनी शेयर जो उसका पास होता है वो फटाक से ट्रांसफर किसी को कर नहीं सकता। अगर मान लो कि मेरे पास शेयर है, हमको माने कि हम अपना फ्रेंड को शेयर दे दे, ट्रांसफर कर दे, तो प्राइवेट कंपनी में जल्दी पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन रूल्स फॉलो करके किया जाता है। इसमें मतलब ट्रांसफर करना उतना ईजी नहीं है, बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, फिर ए प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मतलब देखो एक प्राइवेट कंपनी ना कभी भी इशू नहीं करता शेयर किसी पब्लिक को। मतलब देखो पब्लिक कंपनी क्या करता है, कंपनी को शेयर इशू कर सकता है, बट प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकता है और पैसा मार्केट से उठा नहीं सकता। ये प्राइवेट कंपनी का डिसएडवांटेज भी मान लो कि कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर क्या कर सकता है, इशू नहीं कर सकता, किसमें, जनरल पब्लिक को। ठीक है, it is necessary for a private company to use the word private limited after its name। जब भी कोई भी प्राइवेट कंपनी होगा उसका नेम के एंड में क्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड। क्या लगा रहेगा, हाँ, जैसे कि सन राइजेस क्या लगा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड। तो सोचना ये कौन सा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। कौन सा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी का एंड में हमेशा क्या लगा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड। अब तो इसको समअप करके पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी उसी कंपनी को बोला जाता है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में क्या हो, रजिस्टर हो ऑफ द कंपनी से 2013 में। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होगा और मैक्सिमम कितना चाहिए होगा, 200 मेंबर चाहिए। ये भी समझ में आया बात। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी अपना शेयर फटाक से किसी को ट्रांसफर नहीं कर पाए, उसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है, ये भी बताया तुम लोग को। एक प्राइवेट कंपनी का नेम के एंड में हमेशा क्या लगा रहेगा, प्राइवेट लिमिटेड। आया बात समझ में, आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर नेक्स्ट कौन सा कंपनी है,
कौन सा कंपनी है? पब्लिक। कौन सा कंपनी है भाई? ए पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। ए कंपनी, देखो ए पब्लिक कंपनी उसी कंपनी को बोला जाएगा जो सेक्शन 2 सबसेक्शन कितना में रजिस्टर होगा? 71 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। टू एस्टेब्लिश ए पब्लिक कंपनी ए मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? 7 इज रिक्वायर्ड एंड देयर इज नो सीलिंग लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मैक्सिमम। सुन लो, प्राइवेट पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होगा। अब मैक्सिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम जितना मेंबर से उतना मेंबर्स तुम बना सकता है। ठीक है। इन केस पब्लिक कंपनी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ। याद है प्राइवेट में सेलिंग करना, बाय करना सेल्स को बहुत डिफिकल्ट था, इसमें बहुत इजी है, इजिली बाय करो, इजिली। याद है ना, हम लोग जो शेयर मार्केट में पैसा सब लगाता है, इजिली बाय करता नहीं करता? हाँ। ए कंपनी, ए पब्लिक कंपनी that has a limited liability is required to add the word limited at the end of the name। मतलब पब्लिक कंपनी का नाम के एंड में हमेशा क्या लगा रहेगा? पब्लिक लिमिटेड। क्या लगा रहेगा? ओनली लिमिटेड। क्या लगा रहेगा? लिमिटेड। लिखा है ना? ए पब्लिक कंपनी that has a limited liability, एक पब्लिक कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ठीक है। और इज रिक्वायर्ड टू एड द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। मतलब नेम के हमेशा एंड में क्या लगा रहेगा? ओनली लिमिटेड। क्या लगा रहेगा? हाँ। आप प्राइवेट में क्या लगा रहता है? प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या लगा रहेगा? आइडेंटिफाई कर पाएगा ना तुम लोग प्राइवेट कौन सा कंपनी है और पब्लिक कौन सा कंपनी है? ठीक है। हाउएवर ए प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी। अब ये समझना ये क्या बोल रहा है। ठीक है। मान लो मेरा कोई पब्लिक कंपनी क्या है, मेरा कोई, मान लो कि मेरा एक पब्लिक कंपनी, मान लो XYZ लिमिटेड। क्या सुना? XYZ लिमिटेड मेरा एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है। हम कोई ABC लिमिटेड एक था। ठीक है। ABC लिमिटेड एक क्या है? प्राइवेट कंपनी है। क्या है तुम्हारा? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम क्या किया, XYZ कंपनी मेरा है, एक कौन सा लिमिटेड है? पब्लिक लिमिटेड है। एक कोई ABC लिमिटेड है जो कौन सा लिमिटेड है? प्राइवेट लिमिटेड। हम क्या किया, XYZ लिमिटेड इस ABC लिमिटेड का 51% क्या कर लिया? शेयर बाय कर लिया। तो अब ये प्राइवेट कंपनी भी क्या कन्वर्ट हो जाएगा? पब्लिक में। समझ में? इसको पब्लिक कंपनी बोला जा सकता है क्योंकि इसका मेजोरिटी हिस्सा किसके पास है? XYZ कंपनी मतलब मेरे पास है। तो ये भी कौन सा बन गया? कौन सा कंपनी? प्राइवेट में क्या बन गया? पब्लिक। हालांकि ये कौन सा कंपनी है? इसका सब्सिडरी कंपनी। कौन सा कंपनी है? ये समझ में आया बात? आया ना? नहीं है। जब हम लोग किसी भी कंपनी को एक्वायर कर लेगा, उसका 51% क्या कर लेगा? खरीद लेगा, तो सामने वाला कंपनी क्या हो जाएगा? सब्सिडरी कंपनी। और ये क्या होल्ड किया ना? होल्डिंग कंपनी बन गई या पेरेंट कंपनी। आया बात समझ में? नहीं आया? आया? ये होल्डिंग बन जाएगा तो पेरेंट। जो कंपनी मतलब शेयर दूसरा कंपनी को ले लेगा ना, उसका 51% कितना तो होल्डिंग या पेरेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सब्सिडरी बन जाएगा किसका? XYZ लिमिटेड का। समझ में आया बात? अब क्या पढ़ना अपने को? डिफरेंस बिटवीन ए पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। समझ में आया बात? तो पहला डिफरेंस क्या है? बेसिस। पब्लिक देखो पहले पर मेंबर्स क्या है? मिनिमम 7 मैक्सिमम 2। सॉरी उल्टे बोल दिए। मिनिमम 7, इसमें मिनिमम कितना होगा? 2। इसमें मैक्सिमम अनलिमिटेड, इसमें मैक्सिमम कितना है? 200। इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना चाहिए पब्लिक कंपनी में? 3। इसमें कितना चाहिए? 2। इसमें शेयर को ट्रांसफर करना इजी है? नहीं। इसमें इजी है? कंपनी में तो इजी है, नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन इसमें इजी है? नहीं है। नो बोथ है। इन्विटेशन टू द पब्लिक टू द सब्सक्राइब द शेयर। पब्लिक कंपनी इजिली बोल सकता है पब्लिक को मेरा शेयर खरीदो, लेकिन ये बोल सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है। आया बात समझ में? तो नहीं है? हाँ। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना? चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब तुम जब बिजनेस स्टार्ट करना जा रहा है तो तुमको कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए? देखो बहुत सारा था ना। कौन कौन सा था? सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। था या नहीं था? अब इसमें से तुमको कौन सा चूज करना चाहिए? कैसे पता कि हमको ये मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए ये अच्छा होगा? इसके लिए तुमको अभी पढ़ना होगा क्या? चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझना क्या टॉपिक है? देखो आफ्टर स्टडिंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज एविडेंट दैट ईच फॉर्म हैज अ सर्टेन एडवांटेजेस एज वेल एज। जब तुम पूरा फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा तो मालूम चला ना, किसी का कुछ एडवांटेज है तो किसी का कुछ। ठीक है।
It therefore the becomes a vital that a certain basic consideration are kept in mind while choosing an appropriate forms of organization. मतलब कुछ बेसिक क्राइटेरिया को दिमाग में रख के हमको अपना फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है. और बेसिक क्राइटेरिया क्या है दिमाग में रखो और उसको करना स्टार्ट करता है हम लोग. सबसे पहले क्या है, कोस्ट एंड इजी सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अगर तुमको इजी सेटिंग मतलब बिजनेस को इजी सेटअप करना है और कोस्ट भी क्या लगे, कम लगे, तो तुमको क्या चूज करना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर तुमको पैसा भी कम चाहिए, पैसा भी कम लगा रहा है और बिजनेस इजी वे में स्टार्ट करे तो क्या चूज करना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप. क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी इजी सेटअप हो जाता है, उसको सेटअप करने में भी क्या चाहिए होगा, बहुत सारा पैसा चाहिए होगा. हाँ चाहिए होगा ना, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होता है. यहाँ पे वही डिफाइन किया, देखो समझना. स्टार्टिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस, अगर तुमको न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना है या अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको क्या करना है, बड़ा करना है. क्या करना है, बड़ा. बिजनेस नीड्स सम कॉस्ट, तो बिजनेस को कुछ पैसा चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा. अगर बिजनेस को स्टार्ट करना है या एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या करना है, बड़ा करना, तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं चाहिए. पैसा नहीं होगा तो काम होगा क्या, नहीं होगा भाई, ऑब्वियसली बात है. ठीक है. द फर्स्ट एंड द क्रूशियल consideration for the selection of the forms of organization is the cost and easy forming the organization. It is easy to start a sole proprietorship. पता ही है sole proprietorship को स्टार्ट करना क्या होता है, बहुत इजी है. ठीक है. with a minimum cost and the fewer legal requirements. पता ही है legal requirements भी कम है और स्टार्ट करना भी बहुत इजी है. नींद खुला, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो कौन सा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप है. फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप ऑल्सो रिक्वायर ए लेस कॉस्ट एंड लीगल फॉर्मेलिटी. जब मान लो कि तुमको पार्टनरशिप भी स्टार्ट करना है तो भाई उसमें भी पैसा कम लगता है और स्टार्ट करना बहुत इजी होता है. ठीक है. लेकिन वो ये दोनों बिजनेस क्या होता है, लिमिटेड स्केल तक ही रहता नहीं रहता है. बहुत बड़ा हो जाएगा तो काम नहीं होगा. भाई मोबाइल बोलता है भाई साइलेंट कर, क्या करते हैं. ठीक है. हाउएवर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द कंपनी इट इज ए क्या लेगा, इट इज ए कंपल्सरी टू गेट. मालूम ही है, अगर तुमको आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करना है और क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करना है तो मालूम ही है ना, इसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत लगता है, बस स्टार्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है या नहीं है, है. क्योंकि इसको रजिस्ट्रेशन लेना क्या होता है, कंपलसरी लेना होगा. मतलब बिना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकता है क्या कोऑपरेटिव या जॉइंट स्टॉक, नहीं कर सकता है. ठीक है. ओपनिंग अप ए कंपनी और एक्सपांडिंग द बिजनेस इनटू ए कंपनी इज ए complex process that requires expensive and lengthy legal requirement. ठीक है. By taking the cost and ease in setting up the organization into the consideration for the selecting form of organization, it can be concluded that the sole proprietorship is an appropriate form as it involve the less cost and legal requirements. मतलब अगर आपको पैसा आपके पास कम है, आपको उतना लीगल फॉर्मेलिटीज करना नहीं है, या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर लो या तो क्या स्टार्ट कर लो, पार्टनरशिप आपका कोस्ट के साथ. अगर आपके पास पैसा बहुत है ना भाई तो जॉइंट स्टॉक स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर नेक्स्ट क्या आपका, लायबिलिटी. अब लायबिलिटी के हिसाब से तुम लोग को कौन सा कंपनी चूज करना चाहिए. अगर मान लो लायबिलिटी का बात किया जाए तो तुम लोग किस कंपनी को ज्यादा अच्छा देता है कि हमको ये कंपनी चूज करना चाहिए, बोलो यार, क्या चूज करना चाहिए. हाँ कौन सा, जॉइंट स्टॉक. हाँ क्योंकि देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी में लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड रहता है, तो अच्छा बात है कि लायबिलिटी का मामला में बात किया जाए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, अच्छा है. लेकिन सोल प्रॉपर्टीज और पार्टनरशिप में पर्सनल एसेट भी बिकता है, नहीं बिकता है, तो वो अच्छा होगा, नहीं होगा. अगर लायबिलिटी का मामला में जाए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी शेयर होल्डर या पार्टनर्स रहता है, बिजनेस का जो भी मेंबर्स होता है, उसका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड रहता है, नहीं रहता है. लेकिन सोल प्रॉपर्टीज में पर्सनल एसेट भी क्या हो जाएगा, बिक जाएगा. और क्या है उसका, पार्टनरशिप में भी पर्सनल एसेट क्या होगा, बिक जाएगा. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देखो समझना, एकदम अच्छा लैंग्वेज में लिखा हुआ है. देखो लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी पता है ना, ऑब्लिगेशन टू पे. जब हमको किसी को कुछ देना तो क्या है, लायबिलिटी है. तो लायबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू पे और समथिंग ओड बाय एन इंडिविजुअल और ए कंपनी टू द थर्ड पार्टी. जब हम लोग किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेते हैं, उसको पैसा देना होता है, तो क्या होता है अपने लिए, लायबिलिटी होता है. एवरी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट सम लायबिलिटी फॉर द ओनर ऑफ द बिजनेस. देखो जितना भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ ओनर के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है, मतलब करता ही है. ठीक है. Therefore, it is also an important consideration in the selection of the forms of organization
द ओनर एंड पार्टनर्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द पार्टनरशिप फॉर्म हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। पता है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप का और पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। It means that at the time of the paying of the debts, the business can their personal property can also use। मतलब बिजनेस का लायबिलिटी अगर होगा कुछ तो लोग का पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के पैसा देना पड़ेगा। मतलब घर का सब कुछ बिक जाएगा, घर भी बिक जाएगा, टीवी भी बिक जाएगा। आगे नहीं बोलेगा, हाँ आगे सोच लो क्या बोलने वाला। टीवी भी बिक जाएगा, ठीक है। इन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ओनली द करता है, मालूम है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सिर्फ लायबिलिटी किसका ज्यादा होता है? कर्ता का अनलिमिटेड होता है, बाकी सबका लिमिटेड होता है, पता ही है ना तुमको। एंड द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स फैमिली एंजॉय द लिमिटेड लायबिलिटी अप टू द एक्सटेंट टू देयर शेयर इन द को पर्सनली प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हाउएवर द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जो उसका को पार्टनर्स होता है, कौन होता है? को पार्टनर्स। तो को पार्टनर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है, बाकी सबका क्या होता है? को पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। और उसका जो करता है उसका लायबिलिटी क्या होता है? मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ना जो भी मेंबर्स होता है वो को पार्टनर्स होता है। कौन होता है? उन लोगों का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। बस एक ही पर्सन कर्ता का लायबिलिटी क्या होता है? बाय टेकिंग द लायबिलिटी इनटू द कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी कंक्लूड दैट द कंपनी इज द मोस्ट suitable forms of organization as the member of a company enjoy the limited liability to the extent of their share in the liability। का मतलब कौन बेस्ट है? कौन बेस्ट है? कंपनी बेस्ट है। क्या हम लोग पूरा मुरझाया हुआ फूल बन गया? क्या है? थक गया क्या? बीएसटी अकाउंट्स क्लास करके बीएसटी क्लास हो रहा है, थक गया क्या? हाँ थक गया तो बोलो, रिफ्रेशमेंट दे दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा? अगर देखो कंटिन्यूटी का बात किया जाए, कंटिन्यूटी का बात किया जाए तो कंटिन्यूटी बोले तो अगर मान लो कि कोई पार्टनर, देखो अगर कोई बिजनेस लंबा समय तक कंटिन्यू कर पाएगा, कोई बिजनेस अगर लंबा समय तक कंटिन्यू कर पाता है तो उसको एक आइडियल बिजनेस माना जाता है। कौन? आइडियल बिजनेस। अगर एक बिजनेस लंबा समय तक कंटिन्यू कर पाता है कौन सा बिजनेस होगा? आइडियल बिजनेस। बट सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया तुम्हारा या पार्टनरशिप हो गया, इसमें क्या होता है? ये आइडियल बिजनेस नहीं माना जाता, क्योंकि अगर मान लो कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में अगर मेंबर्स मरता है या उसको कुछ भी हो गया, मतलब पागल हो गया, मर गया या कुछ भी हो गया, मान लो रिटायर हो गया, तो उस टाइम में बिजनेस क्या होता है? बंद होने का कगार पे आ जाता है, ठीक है। बट अगर तुम्हारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया या कंपनी हो गया या तुम्हारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, इसमें क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता नहीं होता है। अगर मेंबर आए जाए इससे कोई मतलब उन लोगों को होता नहीं है। तो अगर मान लो कि अगर शॉर्ट टर्म में बात करेगा तो शॉर्ट टर्म में अगर उनका बिजनेस चूज करना था पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप को चूज करेगा। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे तो किसको चूज करना चाहिए? हमेशा कंपनी को, क्योंकि कंपनी में क्या होता है? कंटिन्यूटी बना हुआ रहता है। मेंबर आओ जाओ, कंपनी को कुछ मतलब नहीं है, कंपनी चलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा लगा हुआ है? मैनेजमेंट एबिलिटी। देखो अब मैनेजमेंट के तौर में किसको अच्छा कंपनी मानेगा? मैनेज के तौर पे किसको कंपनी अच्छा मानेगा तुम लोग? हाँ सोल प्रोप्राइटरशिप, हाँ ना पार्टनरशिप ना कंपनी, मैनेजमेंट का तौर पे देखो क्या लिखा हुआ है। अनदर कंसिडरेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सनलाइज्ड मैनेजमेंट इन द बिजनेस। इट इज डिफिकल्ट टू हैव ए एक्सपर्टीज इन ऑल एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही आदमी होता है जो एंटायर बिजनेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो वो आदमी क्या सब कुछ कंट्रोल कर सकता है क्या? एक आदमी अगर मान लो कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, हम मान लो सेल्स में अच्छा होगा, मार्केटिंग में अच्छा होगा, क्या मान लो फाइनेंस में अच्छा नहीं होगा, तो एक पर्सन हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो मैनेजमेंट का मामला में सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा नहीं है। फिर लिखा हाउएवर इन द केस ऑफ ए कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप है तो वर्क डिवाइडेड अमंग्स द members of the business, allowing them to work with the specialization in different areas, resulting in the better performance and decision making। लेकिन जब तुम लोग बात करते हैं किसका? कंपनी का या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का या पार्टनरशिप का, इसमें वर्क क्या होता है? लोगों में डिवाइड हो जाते नहीं हो सकता है। जब लोगों में वर्क डिवाइड हो गया तो अपना अपना नॉलेज के हिसाब से लोग काम करता है, तो ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ऑब्वियसली बात है। लिखा हुआ है बट द मेंबर ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माइट फेस द कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द डिफरेंट ओपिनियन। समटाइम बहुत सारा, अगर एक बिजनेस में बहुत सारा मेंबर्स है तो कम समटाइम ये भी हो सकता है ना कि लोगों का मन आपस में मिले ना,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता ही नहीं होता है, वो अपना हिसाब से डिसीजन देगा, वो अपना हिसाब से डिसीजन देगा, तो दोनों लोगों का डिसीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे लिखा है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज सिंपल। अगर ज्यादा माथापेची नहीं है, बिजनेस को चलाना बहुत इजी है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करो, ठीक है। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मेनी स्पेशलाइजेशन। अब देखो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उतना स्पेशलाइजेशन का जरूरी नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम में सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कर सकता है। लेकिन अगर तुमको कंपनी स्टार्ट करना है, इज ए बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर द प्रोफेशनलिज्म फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। अगर तुम सोल कंपनी स्टार्ट करता ना, तो उसमें स्पेशलाइज वर्कर रहेगा, एक्सपर्ट ओपिनियंस मिलेगा, तो बिजनेस ज्यादा अच्छा करेगा, ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। अब कैपिटल कंसिडरेशन के हिसाब से क्या होगा तुम्हारा, कैपिटल कंसिडरेशन का मतलब, कैपिटल कंसिडरेशन का मतलब कितना पैसा स्टार्टिंग करने में चाहिए बिजनेस को, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना है तो पैसा बहुत कम में भी हो जाएगा ना काम, पार्टनरशिप को स्टार्ट करना है तो कम में भी हो जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव को स्टार्ट करना तो उतना भी नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए, हो जाएगा, ठीक है। हिंदू और डिवाइड में जो फैमिली मेंबर से मिला हुआ है, जो भी हम लोग का पूर्वज से मिला उसी को यूटिलाइज करके काम हो जाएगा। लेकिन जब कंपनी खोला होता है तो कैपिटल क्या चाहिए होता है, लार्ज चाहिए, नहीं लार्ज चाहिए। अगर तुमको छोटा बिजनेस स्टार्ट करना तो कैपिटल कम चाहिए, बड़ा करना है तो कैपिटल क्या चाहिए, लार्ज चाहिए। क्या चाहिए, लार्ज। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि देखो कैपिटल और फाइनेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द स्टार्टिंग और एक्सपांडिंग एनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। Therefore, it is essential to determine the advance the total amount of finance required by the entrepreneur for the opening of a business. If the owner of the business require a less capital and can manage the capital requirement from his or resources, the sole proprietorship is suitable. अगर पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, वो खुद से पैसा मैनेज कर सकता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप मस्ट बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। However, if the owner of the business require a large capital and cannot manage the capital requirement from his own resources, then the company forms of organization is suitable. जब अगर मान लो ओनर जो होगा, जब कंपनी किसी चीज को स्टार्ट करना चाह रहा है, अगर उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा तो क्या करेगा, भाई हमसे होने वाला नहीं, हम उतना पैसा मैनेज कर नहीं पाएगा, तो उस समय वो क्या चूज करेगा, कंपनी स्टार्ट करना। क्या स्टार्ट करना, कंपनी, ठीक है। एज ए कंपनी कैन इजिली गेदर द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू द इशू ऑफ शेयर। पता है ना कंपनी पैसा कैसे रेस करता है, शेयर को इशू करके। एक कंपनी कैन even the raise additional funds in the long run which makes the suitable for the expansion of a business also. If the scale of operation of a business is large, then the company forms of business organization is appropriate. However, if the scale of business is small, the sole proprietorship or partnership is, ठीक है, अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा लास्ट ही, अब क्या दो, हाँ दो ही है लास्ट। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा डिग्री ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के मामले में कौन सा कंपनी अच्छा होगा, कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, बोलो। अगर कंट्रोल बढ़िया मिले, कंट्रोल बहुत फास्ट हो, कौन सा अच्छा होगा, हाँ पार्टनरशिप। अच्छा से सोचो, क्या देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द लेवल ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर बाय द ओनर ऑफ ए बिजनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ द ओनर ऑफ द बिजनेस वांट्स टू हैव द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस एक्टिविटीज, इट्स ऑपरेशन इन द सोल प्रोप्राइटरशिप सुटेबल। अगर मालिक चाहता है कि हम बिजनेस में डायरेक्ट कंट्रोल करें तो कौन सा बढ़िया है, good. However, if the owners of the firm don't want to direct control and agree thus to share the control over the business and the decision making power, the company and partnership forms of business organization is अच्छा होगा। मतलब प्रीफेयर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि ऐसा होगा कि मालिक नहीं चाहता कि हम डायरेक्ट बिजनेस को कंट्रोल करें, उसके लिए उसका बढ़िया ऑप्शन क्या है तुम्हारा, कंपनी या पार्टनरशिप चूज करो, वो अच्छा होगा। इसकी डायरेक्ट कंट्रोल उसमें तुम करने नहीं सकेगा, ठीक है। The company forms of business organization also provides the owner with a additional advantage of complete separation of management and ownership of a business. In this case, company can appoint a professional who can independently manage the company affairs. ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, लास्ट है हम लोग का, क्या है, नेचर ऑफ, अब तो नहीं है भाई, लास्ट है, क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस में हमको क्या चीज करना है, किस चीज का हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना है, ये भी डिपेंड रहता है हम कैसा ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें, ठीक है। देखो क्या लिखा है,
द लास्ट कंसिडरेशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द नेचर ऑफ बिजनेस. इफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस want to direct contact with the customer, then the sole proprietorship is suitable. अगर मानो ओनर चाहता है कि हम कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, मेरा कस्टमर के साथ लिंक अच्छा हो, तो कौन सा बिजनेस चूज करेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है. पार्टनरशिप इज प्रिफरेबल फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज. हाउएवर द लार्ज अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपनी की, देखो अगर हमको मान लो कि छोटा मोटा एक क्लिनिक चलाना है, चाहे मान लो टैक्स कंसल्टेंट का पूरा सबको एक साथ लेकर आना है. क्या करना है? टैक्स कंसल्टेंट जो छोटा छोटा ना सब साथ में आके एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा, तो हम लोग क्या स्टार्ट करना चाहेगा? हम लोग क्या करेगा? हम लोग पार्टनरशिप कर लेगा. 2 टैक्स कंसल्टेंट 3 टैक्स कंसल्टेंट मिलकर क्या कर लेगा? हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म कर लेगा. अगर हमको क्या करना है, अगर लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चर करना है, किसी सामान को बनाना है, तो हमको क्या चूज करना होगा? कंपनी. क्या चूज करना होगा? कंपनी. मतलब इसमें तीन बात किया गया है. पहला बात, अगर तुमको डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टेक्ट बनाना है तो क्या चूज करो? सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर तुमको 2-3 लोग मिलकर सोचते हैं बिजनेस स्टार्ट करेगा, प्रोफेशन को कंप्लीट करेगा, तो क्या स्टार्ट करो? पार्टनरशिप. जैसे कि हमारा टैक्स कंसल्टेंट का फॉर्म है और 2 लोग आ गया, दोनों मिलकर हम लोग पूरा मार्केट में काम करें, तो क्या होगा? पार्टनरशिप. और हमको लार्ज अमाउंट में क्या करना है? सामान को प्रोड्यूस करना है, तो क्या चूज करेगा? क्या चूज करेगा? कंपनी. समझ में आया बात? सो आज का क्लास करता है फाइनली हम लोग समाप्त.